दोस्तों मैं हूं राहिल सिंघल और आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना जून 2026 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। मैं पहले ही आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये सारे आंसर जो भी मैं आपको दे रहा हूं ये सारे आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग सही है। हो सकता है इंस्टीट्यूट जब अपना सजेस्टेड आंसर रिलीज करे तो वहां पे कुछ सर्टेन एजम्पशंस के वजह से हो सकता है उनका आंसर कुछ अलग हो और मेरा आंसर कुछ अलग हो। तो ये एक डिस्क्लेमर था। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पेपर सोल्यूशन के संग में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सारे एमसीक्यूज और फिर सारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट का डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी करके लाया हूं। तो बस हम सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाक से डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इजी पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू इन कॉस्ट अकाउंटिंग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताता है कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं उसको छोड़ देने की क्या कॉस्ट है। सपोज करिए कि अगर आज मैं एक प्रेमाइस है, मेरी खुद की प्रेमाइस है, उस प्रेमाइस पे मैं बिजनेस करता हूं तो मैं क्या कमाऊंगा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा कि अगर मैं यहां पे बिजनेस नहीं करता तो मैं इस प्रेमाइस को रेंट पे लगा सकता था, लेकिन प्रेमाइस पे बिजनेस करने के वजह से मैं रेंट नहीं कमा पा रहा हूं तो मैं कितना रेंट कमा लेता, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि मेरे पास क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको छोड़ने की क्या कॉस्ट है। तो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। When material prices fluctuate widely, which of the following methods smoothens out the effect of fluctuations? जब मटेरियल के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वेटेड एवरेज यूज करेंगे। एकदम सिंपल है। सिंपल एवरेज क्यों नहीं यूज करेंगे? सिंपल एवरेज इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि सिंपल एवरेज क्वांटिटी को कंसिडरेशन में नहीं लेता है, लेकिन हमें तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जब होंगे तो हम क्वांटिटी को भी कंसिडरेशन में लेंगे, इसीलिए वेटेड एवरेज यूज करना है। फिर charging to a cost center those overheads that result solely for the existence of that cost center is known as। एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का जो खर्चा होता है उसे उसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में डाल देना, दैट इज एलोकेशन। व्हाट डज कैश 15 कवर? कैश 15 में क्या कवर होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कवर होता है। मेरा एक वीडियो है ट्रिक्स टू रिमेंबर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो 1 से लेके 24 तक सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बड़े ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। कुछ 8-9 मिनट का वो वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। What does Cash 11 emphasize regarding the treatment of abnormal admin overheads? Abnormal admin overheads है तो हम क्या करेंगे? हम इसे अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट में से। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशंस। AB Limited pays a royalty of 5 lakh to the state government on the basis of production। कोई भी रॉयल्टी हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, दोनों ही हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। When costing loss is 5600, कॉस्ट के हिसाब से मेरा 5600 का लॉस है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब बाय 800। ये जो ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब होता है ना, ये सब कॉस्ट स्टेटमेंट्स में होता है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट्स में ओवर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब 800 रुपए का खर्च ज्यादा किया हुआ है। तो अगर 800 रुपए का खर्च ज्यादा किया होगा तो इससे क्या होगा? 800 प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? 800 का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने जब ज्यादा खर्चा चार्ज किया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए मेरे को एड बैक करना पड़ेगा। तो माइनस 5600 ऑलरेडी है, 800 प्लस कर दूंगा। फिर एडमिन ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 600। एडमिन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है मतलब कम खर्चा चार्ज हुआ है, कम खर्चा चार्ज है मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो ठीक करने के लिए अपने क्या करेंगे? खर्चा बढ़ा देंगे। तो 600 माइनस करेंगे। लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकालना है। इसको सॉल्व करिए। माइनस 5600 प्लस 800 माइनस 600, यह आएगा हमारा माइनस 5400। फिर इन अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड इफेक्टिवली? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन सा प्रोसेस मींस कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है? बैच कॉस्टिंग। आपने देखा होगा दवाइयों के पीछे लिखा हुआ होता है बैच नंबर, क्योंकि दवाइयां जब बनते हैं तो हमेशा वो बैचेस में बनते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर मींस जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें बैच कॉस्टिंग ही अप्लाई होता है। R&Co calculate prices of different jobs by adding overheads to the prime cost and adding 30% to total cost as profit margin। तो हम अपना जो प्राइस सेलिंग प्राइस है कैसे कंप्यूट कर रहे हैं?
सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें ओवरहेड्स ऐड करते हैं और फिर टोटल कॉस्ट मिल गया। अब इस टोटल कॉस्ट का 30% और प्रॉफिट ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरा टोटल कॉस्ट है उसका 130% हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। 130% मेरी सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 845। प्राइम कॉस्ट मेरे को नहीं पता है, लेकिन ओवरहेड्स मेरे को पता है 347 इंटू 130%। अब आप सॉल्व करिए, ये 130% इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट प्लस 347 इज इक्वल टू 845 बाई 130%। तो प्राइम कॉस्ट प्लस 347 इज इक्वल टू 845 बाई 130%, 650। तो प्राइम कॉस्ट आ गया 650 माइनस 347, दैट इज 303। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 40 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन एक्स, अनलोड 16 मेट्रिक टन इन स्टेशन वाई। स्टेशन एक्स में 24 मेट्रिक टन 40 मेट्रिक टन लेके शुरू हुआ, वाई पे गया, वाई पे 16 मेट्रिक टन उतार दिया गया, ठीक है। एंड द बैलेंस गुड्स इन स्टेशन जेड, और जो बचा हुआ गुड्स है वो स्टेशन जेड पे उतर गया। तो स्टेशन एक्स से वाई पे गया, वाई से जेड पे गया, और एक्स से वाई पे मैं कितना गुड्स लेके जा रहा हूँ, 40 मेट्रिक टन लेके जा रहा हूँ। वाई से जेड पे कितना लेके जा रहा हूँ, 16 मेट्रिक टन नहीं, 16 मेट्रिक टन को तो मैंने उतार दिया। दैट मीन्स वाई से मैं जेड पे 24 मेट्रिक टन लेके जा रहा हूँ। एंड और फिर स्टेशन एक्स तक वापस जेड से 32 मेट्रिक टन लेके जा रहा हूँ। गिवन है। डिस्टेंस क्या है, एक्स से वाई का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स, वाई से जेड का है 60 किलोमीटर्स, और z से x है 80 किलोमीटर्स। तो बस सिंपल एकदम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर्स मिल जाएगा। 40 इंटू 40 1600, फिर 60 इंटू 24 1440 और 32 इंटू 80 2560। तो ये टोटल हमारा क्या आने वाला है, 5600 मेट्रिक टन। So this is the correct answer. SM Limited manufactures product Z and sells at the rate 80 per unit. 80 रुपए पर यूनिट पे हम बेच देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज, तो मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आएगा 20 रुपीज। सेल्स है 80, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 60 का, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 20। फिर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 17,000, कंपनी को 15,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, सेल्स वॉल्यूम पूछा है। वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 17,000 रुपए का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, 15,000 रुपए का डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20 विच इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 32,000 डिवाइडेड बाय 20, यह आएगा हमारा 1600 यूनिट्स। The sales amount of product R is 2 lakh rupees, variable cost है 80,000, fixed cost है 50,000, amount of BEP sales will be, variable cost 80,000 है, sales आपको given है, PV ratio मिल जाएगा। कैसे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सबसे पहले तो 2 लाख रुपए में 80,000 वेरिएबल कॉस्ट है, दैट मीन्स 1,20,000 आपका कंट्रीब्यूशन है। तो PV रेशियो क्या आएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यह आया 60%। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, बीपी पूछ रहा है, तो बीपी कैसे मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, बी और पीवी रेशियो है 60%, तो यह आने वाला है 83,333। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The operations to produce a unit of product M requires 9 active hours। यहाँ पे ये एक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव का मतलब है इसमें कोई आइडल टाइम नहीं है, 9 घंटे तो आपको चाहिए, मीन्स 9 घंटे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बजटेड आइडल टाइम इज 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड। आइडल टाइम 10% है, इसका मतलब है कि सपोज करिए कि अगर मैं आपको 5 घंटे देता हूं तो 5 घंटे में 10% आइडल टाइम है, तो आप काम कितने देर कर रहे हो, 4.5 आवर्स काम कर रहे हो। तो यहाँ पे वही आपको 9.5 एक्टिव आवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब इतना तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब हम अपने लेबर्स को टाइम देंगे
तो 9 आवर्स से ज़्यादा देंगे, क्योंकि 9 आवर्स तो मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, इसमें आइडल टाइम मेरे को प्लस करना पड़ेगा, और आइडल टाइम है मेरा 10%। इसका मतलब हो गया कि ये जो 9 आवर्स है ये 90% है। अगर मैंने आपको 100% टाइम दिया, उसमें से 10% तो आइडल है, तो जो बच गया 90% वो एक्टिव है। 100% टाइम में 10% अगर आइडल है तो 90% एक्टिव टाइम है ना, और वो एक्टिव टाइम आपको गिवन है कि वो 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 90%, सॉल्व करके मिल गया 10 आवर्स। दैट मीन्स मैंने अपने लेबर को 10 आवर्स दिए होंगे, और वेज रेट क्या है 8 रुपये पर आवर, तो 10 आवर्स मैंने दिया 8 रुपये के हिसाब से, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट आएगी 80 रुपीज़। अधिकतर स्टूडेंट्स ने 72 मार्क किया होगा, बट दैट विल बी दी रॉन्ग आंसर, ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों पीरियड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगते हैं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स्ड है। जैसे रेंट का खर्चा पर मंथ जो भी है वो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करिए नहीं करिए कोई मतलब नहीं है उसको। क्लियर? Which of the following budgets facilitates classification of fixed and variable cost? फिक्स्ड वेरिएबल कहां पे हम अलग अलग करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट में। फ्लेक्सिबल बजट विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहां होता है हमारा एमसीक्यू खत्म। चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। बहुत इजी था, सच बता रहा हूं डिस्क्रिप्टिव पार्ट। PQR Limited manufactures and sells standard size of industrial machine. Company submits the following information for the accounting year ended on 31st March 2026. अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चन सेम आ गए हैं। तो इंस्टीट्यूट हर बार यही करता है, एक कोई पुराना पेपर पकड़ता है और उसी से मेजॉरिटी क्वेश्चन दे देता है। आप जाके एक बार चेकआउट करिएगा दिसंबर 19 का पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाएंगे। खैर ये क्वेश्चन तो एकदम बस आपके आईसीएमआई मैट का ही क्वेश्चन है। सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, इन्वेंट्री की ओपनिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल गिवन है, फिनिश गुड सब गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड 60% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अब्जॉर्ब करवाते हैं। एडमिन ओवरहेड 6% है सेल्स का, और प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हमारा एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम उसको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही ऐड कर देते हैं। याद आ रहा है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 12% है सेल्स का, काफी इजी क्वेश्चन था। परचेजेस आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे को मिल गया 33,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 16 लाख, पुट किया, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करेंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, डायरेक्ट लेबर का 60%, डायरेक्ट लेबर 16 लाख, तो 16 लाख का 60% 9,60,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिला, फिर उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस, तो आपको मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं, एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड, वो तो है ही नहीं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, तो आपको मिल जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना एडमिन ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन नेचर का नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, मिल गया, सेल्स गिवन है, तो जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका कॉस्ट शीट का बड़ा सिंपल सा सवाल। फिर 2B, Sunshine Limited buys its annual requirement of 80,000 units of a component beta in 10 installments। 80,000 यूनिट्स हम बाई कर रहे हैं 10 इंस्टॉलमेंट में। दैट मीन्स हर इंस्टॉलमेंट में हम कितना बाई करते होंगे, 80,000 अपॉन 10, 8,000 यूनिट्स। यूनिट ऑफ बीटा कॉस्ट ₹5, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ बीटा, दैट मीन्स 20% ऑफ परचेज प्राइस। तो 20% ऑफ परचेज प्राइस दैट इज ₹5, 5 का 20% ₹1 आएगा ये। सबसे पहले टोटल एनुअल कॉस्ट आपको एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी का निकालना है। इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी में आप क्या कर रहे हो, आप 8,000 यूनिट्स करके बाई कर रहे हो, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालिए। अगेन वेरी सिंपल, तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया यहाँ पे आपका ऑर्डर साइज, कैरिंग कॉस्ट गिव निकाल लिया 1। अब
परचेस कॉस्ट 80,000 यूनिट बाई कर रहा हूँ 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए लगते हैं एक ऑर्डर के, मैं कितने बार ऑर्डर कर रहा हूँ 10 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहा हूँ, मतलब 10 बार ऑर्डर कर रहा हूँ, तो 25 इंटू 10 250। कैरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ 8000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज ₹1। सॉल्व करके मेरे को मिल गया 4000, टोटल कॉस्ट आ गई 4,04,250। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। अगर अपने ईओक्यू अपना लेते हैं तो कितने पैसे बच जाएंगे। ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू वो क्वांटिटी है जिसको हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों एकदम मिनिमम लेवल पे आ जाती है। तो अब मेरी ईओक्यू क्या आने वाली है, √2 AO/C। सॉल्व करिए, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 80,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, कैरिंग कॉस्ट है 1, तो 2 इंटू 80,000 इंटू 25 यह रहा हमारा 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज अंडर रूट 2000 यूनिट्स। तो हम जब ऑर्डर करेंगे 2000 यूनिट्स मंगाएंगे। अब 2000 यूनिट जब हम मंगाएंगे तो कितने पैसे बच जाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना कि 2000 यूनिट जब मंगाते हैं तब हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, फिर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको कंपेयर करते हैं। तो ईओक्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 2000 यूनिट्स आया हमारा ईओक्यू। परचेस कॉस्ट तो सेम रहेगा, 80,000 यूनिट्स आप खरीद रहे हो 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट 80,000 डिवाइडेड बाई 2000, इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 80,000 यूनिट से आप एक बार में 2000 यूनिट्स मंगाते हो, तो आप कितने बार ऑर्डर कर रहे हो, 40 बार ऑर्डर कर रहे हो, हर बार ऑर्डर करने के 25 रुपए लगते हैं, तो 40 इंटू 25 1000। कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो Q/2 दैट मीन्स 2000/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि है ₹1। याद रखिएगा यहाँ पे कोई सप्लायर का डिस्काउंट नहीं है, अगर सप्लायर का डिस्काउंट रहता तो क्या होता, हमारा कैरिंग कॉस्ट बदल जाता और परचेज कॉस्ट भी बदल जाता। क्लियर है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो पहले जब ऑर्डर कर रहा था तो 4,04,250 लगता था, अब ऑर्डर कर रहा हूं तो 4,02,000 रुपीज लग रहा है, दैट मीन्स 2,250 रुपीज की सेविंग हो गई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3A में। ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन था, एरर था इस क्वेश्चन में, ओवरहेड्स का ये क्वेश्चन है। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट शायद आपको ग्रेस मार्क्स दे दे, बट नहीं भी दे सकती है, इंस्टीट्यूट की जैसी मर्जी वो करे, बट ग्रेस मार्क्स मिलना तो चाहिए। मोहन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ प्रीडिटरमिन्ड रेट ऑफ 20 रुपीज पर मशीन आवर। 20 रुपए पर मशीन आवर के हिसाब से हम एब्जॉर्ब करते हैं। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वर 4,20,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। एक्चुअली में मैंने कितना इनकर किया है, 4 लाख रुपीज इनकर किया है और 20,000 आवर्स काम हुआ है। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ हमारा ओवरहेड, 20 रुपीज के हिसाब से आप एब्जॉर्ब करते हो, 20,000 मशीन आवर्स काम हुआ है, तो 20 इंटू 20,000 ये आएगा 4 लाख रुपीज, और एक्चुअली में इनकर भी 4 लाख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द अमाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज 60,000 बिकेम पेबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोर्ट। ये जो 60,000 रुपए इस 4 लाख में इंक्लूडेड है, ये लेबर कोर्ट के वजह से मेरे को देने पड़ रहे हैं, तो ये एक एबनॉर्मल खर्चा है, हर बार तो नहीं आएगा, तो 4 लाख में से 60,000 गया, और 20,000 वॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट मंथ, और 20,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो प्रीवियस मंथ का है। तो 4 लाख में से दो खर्चे ऐसे हैं जो कि इस मंथ के नहीं है, या तो वो एबनॉर्मल है या वो पिछले महीने के हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो 4 लाख में से 60,000 चला गया, 20,000 चला गया, तो ये आएगा आपका 3,20,000। आपने एब्जॉर्ब किया 4 लाख, एक्चुअली में इनकर हुआ है 3,20,000। प्रोडक्शन हुई 80,000 यूनिट्स की, जिसमें से 60,000 यूनिट्स आपने बेच दिए, तो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the under-absorbed overheads। भाई साहब अंडर एब्जॉर्ब कहाँ से आएगा, यहाँ तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। 4 लाख रुपीज मैंने एब्जॉर्ब किए, एक्चुअली में 3,20,000 ही लगा, तो 80,000 तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया, और क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन तक निकाला, फिर आप कंफ्यूज हो गए, आपने छोड़ दिया, तो आपको 7 मार्क्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ग्रेस मिलने तो चाहिए।
अगर किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तब फिर ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकता है। अगर आप सोचोगे कि भैया मेरे को तो 7 मार्क्स ग्रेस के नहीं मिले, तो ये अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो नहीं मिलने वाले, क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही एक बार आरटीपी में 18 में सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा था। उसमें क्या हुआ था कि जो ओवर एब्जॉर्ब्ड आया था उसको उन्होंने अंडर एब्जॉर्ब्ड मान के पूरा ट्रीटमेंट कर दिया था। तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जब अपना सोल्यूशन दे तो इस ओवर एब्जॉर्ब्ड के अमाउंट को अंडर एब्जॉर्ब्ड मान के पूरा ट्रीटमेंट जैसे आपको सिखाया गया वैसे कर दे। तो मैंने एक बार सोल्यूशन वैसे ही कर दिया है, आप देख लीजिए। एब्जॉर्ब हुआ हमारा 4 लाख रुपीज, एक्चुअली में इनकर हुआ 320। तो देर इज ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन कितने का है? 80,000 यूनिट्स का ओवर एब्जॉर्प्शन है। अब इसमें से 60% फॉल्टी प्लानिंग के वजह से है। तो फॉल्टी प्लानिंग के वजह से जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपके कॉस्टिंग पीएल में। पढ़ा था ना हमने कि फॉल्टी प्लानिंग के वजह से जो भी ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ चला जाता है? कॉस्टिंग पीएल में। तो 48,000 रुपीज को हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में, और बाकी जो बच गया उसको हम एक सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल करके अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट और डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। याद है? तो सप्लीमेंट्री रेट यूज करना है। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा? जो अमाउंट बच गया बैलेंस, जो एब्जॉर्ब मींस 80,000 रुपए अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन था, उसमें से 48,000 तो फॉल्टी प्लानिंग की वजह से है, मतलब 32,000 तो है। तो ये जो 32,000 है इसको हम अपने यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करेंगे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मींस हमने कितने यूनिट्स बेच दिए? 60,000 यूनिट्स हमने बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 यूनिट्स हैं। तो कुल मिला के फिनिश गुड्स कितने तैयार है? 80,000, जिसमें से 60,000 बिक गए, 20,000 अभी भी स्टॉक में है। अगर डब्ल्यूआईपी होता, सपोज करिए कि डब्ल्यूआईपी है 10,000 यूनिट्स, 50% कंप्लीट, तो हम क्या करते हैं? हम इसका इक्विवेलेंट यूनिट्स लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फिर 5,000 यूनिट्स लेना पड़ता, बट इस क्वेश्चन में है नहीं तो अपने लेंगे नहीं। तो 32,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये आ गया आपका 0.4 पर यूनिट। तो 0.4 पर यूनिट सप्लीमेंट्री रेट है, इसके हिसाब से एब्जॉर्ब करवा दीजिए। कितने गुड्स बिक गए? बिक गए 60,000, तो 60,000 इंटू 0.4 24,000। तो ये 24,000 आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एडजस्ट हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होगा? ओवर एब्जॉर्प्शन है तो माइनस होना चाहिए, अंडर एब्जॉर्प्शन रहता था तो प्लस हो जाता था। तो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में जो भी क्वेश्चन है वो सारे अंडर एब्जॉर्प्शन के ही हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस अपोर्शनमेंट लिख के छोड़ दिया है। अब इंस्टीट्यूट देखिए क्या आंसर देती है पता नहीं। तो 60,000 इंटू 0.4 24,000 उसके कॉस्ट में से एडजस्ट हो जाना चाहिए, और फिनिश गुड्स में से 20,000 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 0.4 के हिसाब से 8,000 उधर से एडजस्ट हो जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी डन है। फिर 3B, इस बार मैंने आप लोगों को एबीसी में पहले से ही बोल दिया था कि ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल एंट्री आ सकती है। तो इस बार जर्नल एंट्री आ गई है, बड़ा सिंपल जर्नल एंट्री है ये, एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन आपके आईसीएमआई मटेरियल में, एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स अलग हैं। तो हमने क्या किया है? इशू किया है मटेरियल डायरेक्ट 12 लाख, इनडायरेक्ट 6 लाख। क्या होगा? स्टोर्स लेजर में से मटेरियल निकल जाएगा, और डायरेक्ट है तो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो कहां पर चला जाएगा? हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। गुड्स जो प्रोडक्शन में जा रहा है डायरेक्टली वो डब्ल्यूआईपी का पार्ट है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, और दोनों गुड्स निकल कहां से रहे? मटेरियल कंट्रोल से निकल रहे, इसीलिए मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट किया। सिमिलर ट्रीटमेंट वेजेस के साथ होगा, वेजेस कंट्रोल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वेजेस निकल रहे हैं और जा कहां रहे हैं? प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो डब्ल्यूआईपी को डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट। क्लियर? फिर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इन जॉब्स, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ है? 13,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स इतना एब्जॉर्ब हो गया है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ चला जाएगा? जॉब्स में एब्जॉर्ब हुआ है मतलब प्रोडक्शन में जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 13,50,000। फिर एडमिन ओवरहेड, तो एडमिन ओवरहेड किसका पार्ट बनता है? एडमिन ओवरहेड हमारे फिनिश गुड्स का पार्ट बनता है। एडमिन ओवरहेड हम फिनिश गुड्स के ऊपर चार्ज करते हैं ना, तो सीधा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स किसका पार्ट है? याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो ये आएगा हमारा 1,80,000। फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है 1,80,000, ज्यादा मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है तो हम यहाँ पे अपने कॉस्टिंग पीएल को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे।
तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल 1,80,000, प्रॉफिट हो रहा है ना तो पीएल क्रेडिट होगा। और फिर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो ये बुरी बात है, अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में कॉस्टिंग पीएल को अपने को डेबिट करना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी खत्म। फिर 4A ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बड़ा इजी सा सवाल, ये क्वेश्चन भी आपके दिसंबर 19 में आ रखा है। Holiday Homes Limited runs a holiday home in Small Hill Station. It has 3 types of suites for its customers with a capacity of 300 single rooms, 150 double rooms, 90 triple rooms। 3 तरीके के रूम है। एवरेज ऑक्यूपेंसी गिवन है 80%, 80%, 60%। तो यहाँ से मेरे को रूम डेज मिल जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स गिवन है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज भी गिवन है। रेंट फॉर डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट 125% एंड फॉर ट्रिपल रूम 150% ऑफ द रेंट ऑफ सिंगल रूम। इसका मतलब है कि अगर सिंगल रूम रेंट एक्स है, सिंगल रूम रेंट एक्स है, तो डबल रूम का रेंट क्या है 125% है सिंगल रूम का, दैट मीन्स 1.25x। एक्स का 125% क्या होगा 1.25x, और ट्रिपल रूम के केस में ये है 150%, दैट मीन्स 1.50x। कॉस्ट एज अंडर, कॉस्ट आपको गिवन है 330, 510, 600 और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 180, 360, 480। हॉलीडे होम 365 दिन तक चलता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा 80%। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा 80% ऑफ सेल्स। तो देखिए सबसे पहले अपने कॉस्ट निकालते हैं। रूम डेज मिल गया, नंबर ऑफ रूम्स 300 मल्टीप्लाइड बाई 80% जो इसकी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज, तो अपने को मिल गया तीनों का रूम डेज। अब टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 330 रुपये पर डे है, 87,600 रूम डेज है सिंगल का, तो सिंगल रूम की कॉस्ट आ गई। सिमिलरली मैंने डबल रूम ट्रिपल रूम के लिए कॉस्ट निकाला। फिक्स कॉस्ट में भी आपको पर डे का चार्ज गिवन है 180, 360, 480, मल्टीप्लाई कर दीजिए रूम डेज से। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया ये फिक्स्ड कॉस्ट तो हम 100% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से निकालेंगे ना। बात सही है, फिक्स्ड कॉस्ट तो 100% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ही निकलना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट जब दिसंबर 19 का इन्होंने सोल्यूशन दिया था तो इन्होंने रूम डेज के हिसाब से ही निकाला था, तो इस बार भी आपको रूम डेज के हिसाब से ही करना था। अगर आपने 100% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से किया होगा तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं, हो सकता है नहीं भी कटे, बट दिसंबर 19 के पेपर सोल्यूशन में उन्होंने इसको 100 जो भी है मतलब रूम डेज के हिसाब से ही निकाला है। टोटल 100% ऑक्यूपेंसी पे नहीं निकाला है, रूम डेज के हिसाब से ही निकाला है। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 20% है तो ब्रेक इवन 80% है, और अपने को पता है कि ब्रेक इवन पे क्या होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये जो टोटल रेवेन्यू है ये 80% ऑफ सेल्स पे है, क्योंकि ब्रेक इवन तो 80% पे हो रहा है ना, तो टोटल रेवेन्यू एट 80% ऑफ सेल्स क्या होगा कॉस्ट के बराबर। तो अगर मैं इसको 80% को इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे को टोटल सेल्स अमाउंट मिल जाएगी। सिंपल है, टोटल सेल्स मिल गया। अब सिंगल रूम डेज, डबल रूम, ट्रिपल रूम, तीनों के रूम डेज मालूम है, रूम रेंट मालूम है, तो ये टोटल आ गया आपके एक्स के टर्म्स में। तो ये है टोटल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, और टोटल रेवेन्यू आपको ऑलरेडी पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रूम डे मिल जाएगा, मीन्स रूम रेंट मिल जाएगा। तो सिंगल रूम का रेंट ये है, तो डबल रूम का क्या होगा 125%, ट्रिपल रूम का होगा 150%। सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अगेन वेरी सिंपल था ये भी। फिर 4B, जैसा कि फॉर्मेट है अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके दिसंबर 19 से एज इट इज उठ के आ गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Maharaja Buildcon Limited undertook a contract on 1st April 2024 for construction of a building at a contract price of 46 lakhs. During the first year 24-25, following amounts were spent against a sum of 16,87,500, representing 90% of the work certified was received by the contractor. कितना मिला है 16,87,500 मिल गया है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 90% है, तो वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 16,87,500, तो वर्क सर्टिफाइड क्या होगा 16,87,500 डिवाइडेड बाई 90%, 16,87,500 डिवाइडेड बाई 90%, 18,75,000 आपका वर्क सर्टिफाइड है। सारे खर्चे जो भी हुए उनको डेबिट करिए, तो मटेरियल यूज डेबिट, वेजेस पेड डेबिट, ओवरहेड एक्सपेंस डेबिट।
सबको डेबिट किया, कॉस्ट ऑफ वर्क मिल गया। अब ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क है ये इधर चला जाएगा। WIP में हम क्या लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मैंने निकाल के दिखाई दिया 1875 आया। वर्क अनसर्टिफाइड कुछ भी गिवन नहीं है तो अपने से हम कुछ मान नहीं सकते, तो अपने को मानना पड़ेगा नील। वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा हम कॉस्ट पे लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अपने से कुछ भी एजम्पशन नहीं ले सकते हैं। तो नोशनल प्रॉफिट आ गया 5,25,000। अब नोशनल प्रॉफिट को कैसे बांटना है, PL में और PL रिजर्व में, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 0% से लेके 24.99 तक है तो कुछ नहीं बांटना है। 25% से लेके 49.99% तक है तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और 50% से लेके 90% तक है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड हम करते हैं। तो पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख लीजिए। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे मिलेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिलता है भाई साहब वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो वर्क सर्टिफाइड है हमारा 1875, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 46 लाख। तो 1875 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि है 46 लाख। सब ऐसे मैंने सोल्यूशन में निकाल दिया है। यार 40.76%, तो 40.76% है, इसका मतलब 1/3 अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे। देख लीजिए 24-25 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40.76, तो अपने को कितना ट्रांसफर करना है, 1/3। 1/3 ऑफ 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन में गिवन ही था 90%, तो यह है 157,500। तो 157,500 चला गया हमारा PL में, जो बच गया रिमेंडिंग अमाउंट वो चला जाएगा PL रिजर्व में। फिर नेक्स्ट ईयर जो PL रिजर्व में है वो इधर जाके ओपन हो जाएगा। अब इधर क्या क्या खर्च हुआ, WIP जो था वो ओपनिंग होगा। बाकी जितने भी खर्च आपने किए, जैसे मटेरियल 11,50,000 खर्च किया, वेजेस पेड 850 है, ओवरहेड 250 है। और सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम इधर कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर देंगे 46 लाख रुपीज से। जो पैसा बच गया वो पूरा का पूरा अब कहाँ चला जाएगा, PL में। अब कोई रिजर्व नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता तो रिजर्व बनाते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सब अमाउंट PL में ट्रांसफर्ड। तो PL में गया 842,500। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है, तो फर्स्ट ईयर कैश मिला, कैश लिख दिया बाई बैलेंस, इसको बैलेंस कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस है वो ओपन होगा, कैश मिला, और इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा लिख देंगे 46 लाख। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस में, कि ये अभी भी कॉन्ट्रैक्टर से मेरे को लेना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। प्रोसेस अकाउंट, अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन का। WIP वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, और ताजुब की बात है कोई ओपनिंग WIP गिवन ही नहीं है। अगर कोई WIP ओपनिंग गिवन ही नहीं है तो सिंपल मेथड लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन। रॉ मटेरियल 1 लाख है, लेबर कॉस्ट 54,000 है, ओवरहेड 36,000 है। इनपुट में आपने 20,000 यूनिट्स डाला, जिसमें से 16,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, और जो 4,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको गिवन है कि मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट है और लेबर के लिए 50% कंप्लीट है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, एकदम सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इनपुट में 20,000 मैंने डाला, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं 16,000, तो ये 16,000 तो 100% कंप्लीट है, मटेरियल के लिए भी, लेबर और ओवरहेड के लिए भी। और जो 4,000 यूनिट्स है वो 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, और लेबर के लिए सिर्फ 50% कंप्लीट है। तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स आया 20,000, क्योंकि 16,000 और 4,000 दोनों ही 100% कंप्लीट थे। और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए जो 16,000 पूरे कंप्लीट थे वो तो पूरे कंप्लीट है ही, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50% कंप्लीट है, मतलब 2,000। तो सब मिला के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया मटेरियल का 20,000, लेबर का 18,000। सेकेंड में क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो मटेरियल के पीछे 1 लाख रुपए लगा है, और इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 20,000, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज। लेबर के लिए 54,000 का कॉस्ट लगा है, 54,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स है 18,000, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 3 रुपीज। और ओवरहेड में 36,000 लगा है, 18,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स है, दैट मीन्स पर यूनिट की कॉस्ट है 2 रुपीज। तो अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं तो टोटल वैल्यू क्या है 10 रुपीज। अब मटेरियल के WIP वैल्यूएशन करना है, तो WIP वैल्यूएशन के लिए मटेरियल कितना कंप्लीट है 100% कंप्लीट है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपए 20,000। 4,000 यूनिट्स अपने पास WIP में है ना, लेबर 2,000 यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स लेंगे मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट, कॉस्ट है 3 रुपए 6,000। ओवरहेड के केस में 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 रुपए का कॉस्ट,
सब मिला के आ गई 30,000। और अगर जो कंप्लीटेड स्टॉक है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 10 रुपए है कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू, टोटल तो 10 रुपए है, मल्टीप्लाइड बाई कितने यूनिट्स, 100% कंप्लीट है 16,000, तो ये आएगा 1,60,000। प्रोसेस वाई अकाउंट बनाना था, बना देते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को डेबिट किया। नेक्स्ट प्रोसेस में गया 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक में गया 30,000, हो गया बैलेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये प्रोसेस अकाउंट्स का। फिर आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, अगेन ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। Kings Limited submits the following information regarding composition and wage rate of labor force engaged in a job which is scheduled to completed in 40 hours. 40 घंटे में काम खत्म कर देना था। वर्कर्स गिवन है 60, 40, 50, वेज रेट गिवन है। एक्चुअल में 55, 30, 70 लगा है 642 के हिसाब से, और वर्क एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है 44 आवर्स में। तो 40 घंटे आपको दिए गए, आपने काम किया है 44 आवर्स में। क्या क्या निकालना है, कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस किसे कहते हैं, लेबर यील्ड वेरिएंस को, लेबर यील्ड वेरिएंस को। और लास्ट है हमारा मिक्स वेरिएंस। तो बस अपना मटेरियल हमारा लेबर कॉस्ट कार्ड बना लीजिए। कितने लेबर्स है अपने पास, स्टैंडर्ड के हिसाब से 60, 40, 50 और आर्स है 40, तो आर्स मिल गया, रेट मालूम है, अमाउंट मिल गया। सिमिलरली एक्चुअल के केस में लेबर्स आपको मालूम है और यहाँ पे आर्स कितना है 44, तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आर्स मिल गए, रेट मालूम है, अमाउंट मालूम है। तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना लगना चाहिए था, 22,600 लगना चाहिए था, लेकिन लग गया 25,960, ज़्यादा पैसा लग गया है, एडवर्स वेरिएंस आएगा 3,360। अब ये जो कॉस्ट वेरिएंस है किसके वजह से है, एक तो जितना देर काम होना था उसके अलावा कुछ काम हुआ है, 40 घंटे का काम 44 आवर्स में हुआ है, मतलब काम ज़्यादा देर तक चला है, तो इसके वजह से होगा। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न क्या है, अपने को जिस रेट के हिसाब से पेमेंट करना था 5, 3.5, 2.5, उस रेट से हमने पेमेंट ही नहीं किया है। तो हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा वो किस वजह से आ रहा है, एक तो एफिशिएंसी के वजह से, जितना समय दिया गया उसमें काम नहीं किया, और दूसरा रेट के वजह से, जिस रेट में पेमेंट करना था उससे ज़्यादा रेट पे पेमेंट कर दिया है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आने वाला है, एफिशिएंसी वेरिएंस पे अपने क्या देखते हैं कि कितना समय दिया गया वर्सेस मैंने कितना समय लिया। मेरे को दिया गया 2400, मैंने ले लिया 2420, तो 2400 माइनस 2420 इंटू, यहाँ रेट से कोई मतलब नहीं है तो स्टैंडर्ड रेट लेंगे। सिमिलरली वैसे ही वाई का, जेड का आप चेक कर लीजिए कि कितना समय दिया गया, वाई को दिया गया 1600 और उसने लिया 1320, कम समय लिया, तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। जेड के केस में 2000 दिया गया, 3080 आवर्स ले लिया, तो एडवर्स वेरिएंस आएगा, सॉल्व करके ये मिल गया। रेट वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि किस रेट से हमें पेमेंट करना था वर्सेस हमने किस रेट से पेमेंट किया। तो हमें पेमेंट करना था एक्स को 5 रुपए के हिसाब से, हमने 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया, और जब हम पे करेंगे तो हम हमेशा एक्चुअल आवर्स की पेमेंट करेंगे ना। पेमेंट जब होगा तब तो एक्चुअल आवर्स का पेमेंट होगा, आप जितना देर काम करोगे उतना पैसा लेके जाओगे। इसीलिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। रेट कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या देना था वर्सेस मैंने क्या दिया, और जब हम पेमेंट करते हैं तो एक्चुअल आवर्स की करते हैं। तो इसको सॉल्व किया, ये मिल गया। रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस यील्ड वेरिएंस को कहते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे मिलेगा, टोटल आवर्स देखिए कितना है 6820, इसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट दीजिए। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है 60, 40, 50, मतलब 6:4:5, तो 6820 को 6:4:5 में बांटा तो ये मिला। फिर जब यील्ड वेरिएंस हम निकालते हैं तो यील्ड वेरिएंस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर, स्टैंडर्ड आवर्स को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आंसर आ गया। और मिक्स वेरिएंस में हम क्या देखेंगे, मिक्स वेरिएंस में हम देखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉल्व किया, ये भी मिल गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये लेबर वेरिएंस का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, सीवीपी एनालिसिस का अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। Mr. Y has 1,50,000 investment in a business. He wants 15% profit on his money. 15% प्रॉफिट चाहिए, तो 1.5 लाख का 15% कितना होने वाला है, 1,50,000 का 15%, 22,500. From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है सेल्स का, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है तो पीवी रेशियो क्या होगा
40% होगा, पढ़ा था ना हमने, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो 100% होता है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो क्या होगा 40%, 40% ऑफ सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट है 75,000 पर ईयर। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन करने के लिए सेल्स वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, तो अपने को पीवी रेशियो पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, तो सेल्स ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 75,000 डिवाइडेड बाय 40%, 75,000 बाय 40%। सॉल्व किया, ये मिल गया मेरे को 1,87,500। फिर व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर 15% रिटर्न चाहिए तब क्या सेल्स वॉल्यूम चाहिए, मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 75,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 22,500 डिवाइडेड बाय 40%। सॉल्व करके मिल गया 243,750। फिर व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 2 लाख, अगर सेल्स 2 लाख रुपए हो जाए तो सेल्स आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है, डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल लेना है। तो अगेन मास्टर फॉर्मूला ही लगाएंगे अपने, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पुट कर दिया मैंने, 2 लाख इधर 40% के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80,000, 75,000 इधर जाएगा माइनस, तो ये आएगा अपना प्रॉफिट 5,000 रुपए। अगेन ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो सीए इंस्टीट्यूट में एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6B, पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ये ऐसा था जो 5% चैलेंजिंग था, की फैक्टर का ये क्वेश्चन है, और ये भी सिर्फ 5% ही चैलेंजिंग है, ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो ये भी नहीं है। Black Box Limited can produce 3 different types of products from the same raw material using same production facilities. Requisite labor is available in plenty. Available in plenty का मतलब कि ये तो की फैक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो की फैक्टर कैसे होगा। At the rate 8 per hour for all products, supply of raw material which is imported at the rate 8 per kg is limited to 23,500. तो रॉ मटेरियल जो है हमारा वो है लिमिटिंग फैक्टर, रॉ मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। वेरिएबल ओवरहेड्स 5.60 पर आ रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,50,000 है, सेलिंग कमीशन 10% ऑन सेल्स है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, मार्केट डिमांड है 16,000, 12,000, 10,000, मतलब कि आप 16, 12, 10 से ज्यादा बेच ही नहीं सकते हो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड भी गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, की फैक्टर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आइए देखिए कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, डायरेक्ट मटेरियल, ये कैसे आया डायरेक्ट मटेरियल का फिगर, 0.7 इंटू 8 रुपीज, 0.4 इंटू 8, 1.5 इंटू 8, 8 रुपीज है ना पर केजी मटेरियल की कॉस्ट, और आप कितना यूज कर रहे हो 0.7, 0.4, 1.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेबर आवर्स गिवन है, लेबर की भी रेट 8 रुपीज के हिसाब से है, तो 8 रुपीज के हिसाब से इसको भी पेमेंट करेंगे। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स 5.60 पर आवर, तो सेम जो लेबर आवर्स है वही वेरिएबल ओवरहेड का भी आवर्स होगा। तो ये सॉल्व करके कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 10.8 का। अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, ए के लिए 0.7, बी के लिए 0.4, सी के लिए 1.5, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 15.43, 24 और 11.74, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर केजी कौन दे रहा है मेरे को, बी, तो मैं बी सबसे ज्यादा बनाऊंगा, फिर ए और फिर लास्ट में सी। तो बी मैक्सिमम कितना बिकेगा, मैक्सिमम 12,000 बिकेगा, तो भाई 12,000 बना दो, तो ये 12,000 यूनिट्स बी के बन के तैयार हो गए। तो 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगा, एक यूनिट के लिए 0.4 लगता है, तो 12,000 इंटू 0.4, 4800 kg। एक एक केस में कितना बना सकते हैं अपने, मैक्सिमम 16,000 बिकेगा तो 16,000 बना दो, 16,000 बना दिया, 0.7 लगता है पर केजी पर यूनिट, तो टोटल मिला के 11,200। तो अपने पास 23,200 था, उसमें से 4,800 बी में चला गया, 11,200 ए में चला गया, अब बचा क्या 7,200, एक सेकेंड 23,500 है क्या, हाँ 23,500 है, तो 23,500 में से 4,800 बी के पास गया, ए के पास 11,200 गया, तो सी के लिए कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 7,500। पर यूनिट कितना लगता है, पर यूनिट यहाँ पे 1.5 लगता है, तो 7,500 डिवाइडेड बाई 1.5, तो सी के अपने 5,000 यूनिट्स मैक्सिमम बना पाएंगे। तो ये भी हो गया।
अब प्रॉफिट निकाल के भी अपने को दिखाना था, तो 16,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट, 5,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन अपने को पता ही है, कंट्रीब्यूशन कितना था हमने निकाला था ना, 10.8, 9.6, 17.6, 10.8, 9.6, 17.6। देखिए 10.8, 9.6 और 17.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। 16,000 इंटू 10.8 आ रहा है ना 172,800। तो ये तीनों कंट्रीब्यूशन का टोटल आ गया। फिर इसमें से सेलिंग कमीशन माइनस करेंगे। सेलिंग कमीशन कितना था, 10% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 10%, 4,80,000 का 48,000 माइनस हुआ। यहाँ पे भी 48,000, यहाँ 25,000। तो सेलिंग कमीशन टोटल में माइनस, फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 है, माइनस किया तो टोटल प्रॉफिट आ गया 1,05,000 का। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट पूरे पेपर में एक यही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था, बाकी तो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7A, अगेन बजट का क्वेश्चन है और इसमें भी थोड़ा सा 1% पार्ट चैलेंजिंग हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए। RST लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट गिवन है, तो आपको यूनिट्स टू बी सोल्ड गिवन है, तो यूनिट सोल्ड में अपने प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे को मिल जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यही तो फॉर्मूला है। क्या बता रहा है आगे, दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 12,000, क्लोज विद इन्वेंट्री ऑफ 16,000, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। प्रोडक्शन इज कस्टमरीली शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर 70% ऑफ करेंट क्वार्टर सेल्स डिमांड प्लस 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। प्रोडक्शन भी बता दिया है कि इस करंट क्वार्टर में जितना बेचेंगे उसका 70% प्रोड्यूस करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर में जितना बेचेंगे उसका 30% प्रोड्यूस करेंगे। तो क्वार्टर 1 में कितना प्रोडक्शन होगा, 40,000 का 70% और 48,000 का 30%। पहले में 40,000 का 70% और 48,000 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का सेल है उसका 30%। सॉल्व करके ये आ गया। फिर सेकंड में, सेकंड क्वार्टर के केस में 48,000 का 70%, 60,000 का 30%, 51,600 आ गया। थर्ड क्वार्टर के केस में 60,000 का 70% और 72,000 का 30% मिल गया। फोर्थ क्वार्टर में 72,000 का 70%, लेकिन 30% नेक्स्ट क्वार्टर का निकालने के लिए तो आपके पास है ही नहीं, फोर्थ क्वार्टर तक ही तो है, नेक्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं, तो आप 30% कैसे निकालोगे। तो यहां पे हमें इस फॉर्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पुट किया मैंने, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं गिवन है पहले साल की, लेकिन ओपनिंग स्टॉक गिवन है 12,000, पुट किया, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मैंने निकाल लिया है। तो ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा बैलेंसिंग फिगर। 40,000 माइनस 12,000 ये आएगा 28, फिर 42,400 में से 28 माइनस कर दीजिए तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक निकालना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड पता है, ओपनिंग स्टॉक भी पता है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर जाके क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करके बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ पे 21,600 निकाला, फिर 21,600 इधर जाके बन गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। लास्ट का तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है, नॉर्मली सॉल्व करके इस बार ये मिलेगा। एकदम सिंपल है। फिर पार्ट 2 में क्या करना है, कैलकुलेट इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू अचीव ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कब कंपनी अचीव करने वाली है, कंपनी की सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 35, तो कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 5 रुपए का। कंट्रीब्यूशन आया 5 रुपए का। ब्रेक इवन का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड कॉस्ट है भैया 4,40,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है 5 रुपए का, तो 4,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 88,000। तो आप देखिए कि किस क्वार्टर में आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे 88,000 यूनिट्स बेच ले रहे हो। पहले क्वार्टर में मैंने 40,000 बेचा, सेकंड में 48,000 बेचा, तो मतलब इन दोनों क्वार्टर को मिला के 88,000 तो बेच लिया मैंने। अगर 88,000 बेच लिया दैट मीन सेकंड क्वार्टर के बाद मैं ब्रेक इवन कर लूंगा। तो सेकंड क्वार्टर के बाद भैया हमारा हो गया ब्रेक इवन। सिंपल, खत्म। फिर अब थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा। कैस्टन का प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट और स्कोप।
फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन था ये मेरे को बुक में कहीं मिला नहीं। ये जो आपका 8B का क्वेश्चन है ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से दिया है। बेसिक क्वालिटीज इन्वॉल्व इन अ गुड परचेजिंग प्रोसीजर, ये क्वेश्चन में बुक में तो कहीं भी नहीं है, इसीलिए मैंने परचेज प्रोसीजर आंसर में दे दिया है। अब बाकी इंस्टीट्यूट क्या आंसर देगी इसका पता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं। फिर लास्ट है मेथड्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, वो मैंने डाल दिया है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा जून 2026 का कॉस्ट का पेपर सोल्यूशन। काफी इजी पेपर था। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइएगा कि इस पेपर में आपको कितना मार्क्स आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।